नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसमें लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी का फर्दर पार्ट आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और एक साथ में इनकम सेविंग ट्रेंड्स आता है, तो उसमें टोटल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के डेटा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आपके बेसिक ट्रेंड्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंडिया के अंदर, जिसमें आपका रेवेन्यू भी आता है प्लस एक्सपेंडिचर्स हैं, वो दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। ये टेबल है, इसके कंप्लीट डेटा है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिया गया है, यानी इंडिया का टोटल क्वांटम ऑफ जीडीपी है उसका कितना परसेंट कौन कौन से पार्ट्स में जाता है और कौन कौन से पार्ट्स से आता है। तो इसमें टेबल को अगर हम लोग देखें ठीक से, तो सबसे पहला हेड है वो इसमें है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, यानी जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है उनको छोड़ के जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती है वो आपके 2011-12 में जीडीपी का 8.6% होता था। अब वो इंक्रीज होकर 2019-20 में 9.3% हो गया है। और ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रही है, लाइक आपका टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हालांकि जीएसटी का भी इस पे इम्पेक्ट आता है, जीएसटी आने के बाद में टैक्स रेवेन्यू है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ है, बट उसमें इंक्रीमेंट के साइन देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड इसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व वे कौन कौन से हैं, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें से किए गए खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। वो पहले 13.1% होता था जीडीपी का 2011-12 में। 11-12 को इसलिए लिया जाता है कि इंडिया का आजकल आपकी इनकम का पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन और इन सब के लिए बेस ईयर है वो 2011-12 कर दिया गया है। तो उसके डेटा को कंपेयर करा जाता है 1920 से। 1920 में ये डिक्रीज होकर 11.6% रह गया है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम हुए हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए आप यहाँ पे खुद देख पा रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इंक्रीज हुई है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो पहले 2011-12 में 4.5% था वो अब डिक्रीज होकर के 2.3% रह गया है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट कम होना इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, यानी वो एक्सपेंडिचर जो आपके अदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। इसमें लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो गया, जैसे रोड्स हो गई, डैम्स हो गई, कैनाल्स हो गए। वो पहले एक्सपेंडिचर 1.8% होता था 2011-12 में, जो अब डिक्रीज होकर के 1.6% रह गया है। यानी प्रेजेंटली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर थोड़ा सा कम फोकस किया जा रहा है अगर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है रिसिप्ट्स अदर देन लोन्स, यानी एक टाइप से गैर ऋण प्राप्तियां भी बोला जा सकता है। वो पहले 9% होती थी जीडीपी की, जो अब इंक्रीज होकर 9.9% हो जाती है, यानी लोन्स पे डिपेंडेंस है वो आपकी थोड़ी सी कम हुई है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो पहले 14.9% होता था अब वो एक्सपेंडिचर रिड्यूस होकर के 13.2% रह गया है, यानी खर्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती हुई है, चाहे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो चाहे दूसरे फॉर्म में हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। हालांकि इन सब चीज़ों का अपना एक सेपरेट चैप्टर आएगा जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, वो सारा भी डिस्कस करेंगे। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो बड़ी बात यह है कि जो 11-12 में 5.9% ऑफ टोटल जीडीपी होता था वो अब डिक्रीज होकर 3.3% रह गया है, यानी इसमें कमी भी एक बेटर साइन माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। फिर लास्ट आता है इसमें प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये भी पहले 2.8% होता था 2011-12 में, जो अब डिक्रीज होकर 0.2%, यानी बहुत ही नॉमिनल रह गया है, और ये भी आपकी इकोनॉमी के लिए बेटर साइन माना जाता है। तो ये कुछ आपके इंडिकेटर्स थे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका चैप्टर या टॉपिक, इसे दोनों ही मान सकते हैं आप, जिसमें इनकम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया,
यानी भारत में आय, बचत और विनियोग की क्या प्रवृत्तियां हैं, जिसमें सबसे पहले आपका नेट नेशनल इनकम है उसको इंक्लूड करा जाता है। तो उसको करंट मार्केट प्राइस और बेस ईयर जो 2011-12 है दोनों के डेटा कंपेयर करके देख सकते हैं। ये जो डेटा हैं वो करोड्स में लिए गए हैं। तो जिसमें पहला फैक्टर अपना नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस आया, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी है। अब ये 2011-12 में 77.42 लाख करोड़ रुपीस थी। 77.42 लाख करोड़ रुपए जो 2011-12 में होती थी, अब वो 2019-20 में इंक्रीज होकर 181.10 लाख करोड़ रुपीस हो गई है, 181.10 लाख करोड़ रुपए। यानी आपके टोटल नेशनल इनकम है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। फिर अगर इसको फिक्स्ड प्राइस पे देखें तो 2011-12 में वो दोनों सेम ही मिलेगी, रीजन बीइंग ये आपके फिक्स्ड प्राइस पे था तब भी उतना था और करंट प्राइस उस ईयर में 2011-12 में सेम होती है। तो ये 77.42 लाख करोड़ रुपीस था जो अब इंक्रीज होकर 129.49 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। यानी इसमें भी आपको इंक्रीमेंट अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टेबल आती है वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है। उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं 2011-12 और 2019-20 में कंपेयर करें तो, जिसमें 2011-12 में करंट मार्केट प्राइस पे 63,460 रुपीज़ 63,460 रुपये प्रति व्यक्ति भारत की आय होती थी। वो 2019-20 में इंक्रीज होकर 1,35,050 रुपीज़ 1,35,050 रुपये हो गई है। हालांकि इसका जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर यानी 18-19 के कंपैरिजन में वो है आपका 6.8% अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करी जाए तो। फिर फिक्स्ड प्राइस जो 2011-12 की है वो 63,460 रुपीज़ है जो 2019-20 में इंक्रीज होकर 96,563 रुपीज़ हो जाता है। बट इसमें जो ग्रोथ रेट है प्रीवियस ईयर यानी 2018-19 के कंपैरिजन में 2019-20 की वो है 4.3%। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं माना जाएगा। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में थोड़े से जो डेटा है पर कैपिटा इनकम के वो टेंशन वाले इंडिया के लिए आए हैं। यानी यहाँ पर आप कंपेयर करोगे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो 2020 में 1,37,594 रुपीज़ रहने वाली है। हालांकि ये अनुमान है, एग्जैक्ट यही अमाउंट होगी कोई नहीं कह सकता है। बट जो बांग्लादेश कंट्री है अपना नेबर कंट्री, छोटा सा कंट्री है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम 1,38,400 रुपीज़ है। यानी उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से आगे निकलती हुई दिख रही है। IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट जो एनुअल GDP ग्रोथ रेट अपनी होती है वो नेगेटिव जाने के साइन मिल रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की वो पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर कंपेयर करा जाए तो टेंशन वाली बात होती है। अदरवाइज इकोनॉमी है, सपोज उसके लिए जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी बनाई जाए और उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस चीज़ का बेनिफिट टोटल इंडियन पॉपुलेशन को होना कन्फर्म होता है। हालांकि अपना यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो प्रेजेंटली आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, नेट नेशनल इनकम है उसमें क्या क्या चेंजेस है 2011-12 के कंपैरिजन में, और एक रिसेंटली जो पर कैपिटा इनकम है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 2-3 टेबल और डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।